नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए असगर बजाहज्जी द्वारा लिखी कहानी केक लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही रोचक और मार्मिक कहानी है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। उन्होंने मेज पर एक जोरदार घूंसा मारा और मेज बहुत देर तक हिलती रही। मैं कहता हूँ, जब तक एट अ टाइम 500 लोगों को गोली से नहीं उड़ा दिया जाएगा, हालात ठीक नहीं हो सकते। अपनी खासी स्पीकिंग पावर नष्ट करके वह हाँफने लगे। फिर उन्होंने अपना ऊपरी और निचले होंठ से दबाकर मुझे घूरना शुरू किया। वह अवश्य समझ गए थे कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। फिर उन्होंने घूरना बंद कर दिया और अपनी प्लेट पर पिल पड़े। रोज ही रात को राजनीति पर बात होती है। दिन के 2 बजे से रात 8 बजे तक प्रूफ रीडिंग का घटिया काम करते करते वह काफ़ी खिसिया उठते हैं। मैंने कहा, उन 500 लोगों में आप अपने को भी जोड़ रहे हैं। अपने को क्यों जोड़ूं? क्या मैं क्रूक पॉलिटिशियन हूँ या स्मगलर हूँ या करोड़ों की चोर बाजारी करता हूँ? वह फिर मुझे घूरने लगे तो मैं हंस दिया। वह अपनी प्लेट की ओर देखने लगे। आप लोग तो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। खाने के बाद उन्होंने जूठी प्लेटें उठाई और किचन में चले गए। कुर्सी पर बैठे ही बैठे मिसेस डिसूजा ने कहा, डेविड, मेरे लिए पानी लेते आना। डेविड जग भरकर पानी ले आए। मिसेस डिसूजा को एक गिलास देने के बोले, पी लीजिए मिस्टर, पी लीजिए। मेरे इनकार करने पर जले कटे तरीके से चमके। थैंक्स टू गॉड, यहाँ दिन भर पानी तो मिल जाता है। अगर इंद्रपुरी में रहते तो पता चल जाता। खैर, आप नहीं पीते तो मैं ही पी लेता हूँ। यह कहकर वह 3 गिलास पानी पी गए। खाने के बाद इसी मेज पर डेविड साहब काम शुरू कर देते हैं। आज भी वह प्रूफ का पुलिंदा खोलकर बैठ गए। उन्होंने मेज साफ की, मेज के पाए को जगह लगी ईंटों को हाथ से ठीक किया ताकि मेज हिल न सके। फिर टूटी कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक अकड़ गए और नाक का चश्मा इस तरह फिट किया जैसे बंदूक में गोलियां भर ली हों। होंठ खास तरह से दबा लिए। प्रूफ पांडुलिपि से मिलाने लगी। गोलियां चलने लगी। इसी तरह डेविड साहब रात 12 बजे तक प्रूफ देखते रहते हैं। इसी बीच वे कम से कम 50 बार चश्मा उतारते और लगाते हैं। बंदूक में कुछ खराबी है। 5 साल पहले आंखें टेस्ट करवाई थीं और चश्मा खरीदा था। अब आंखें ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, परंतु चश्मे का नंबर नहीं बढ़ पाया है। हर महीने की 15 तारीख को वह अगले महीने आंखें टेस्ट करवा कर नया चश्मा खरीदने की बात करते हैं। बंदूक की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। प्रूफ देखने के बीच पानी पिएंगे तो वासु की जय का नारा भी लगाएंगे। वासु उनका बॉस है, जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि कई दर्जन शिकायतें मुझे भी हैं। ऐसी शिकायतें बेशतर छोटा काम करने वालों को होती हैं। बड़ा जानलेवा काम है साहब। वे 2 दिन एक बार सिर उठाकर मुझसे कहते हैं। मैं हूँ हाँ में जवाब देकर बात आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन वह चुप नहीं होते। चश्मा उतारकर आंखों की रंगड़ाई करते हैं। बड़ी हाई लेवलिंग वंगलिंग होती है। अब तो छोटे मोटे करप्शन केस पर कोई चौंकता तक नहीं। पूरी मशीनरी सड़ गल चुकी है। ये आदमी नहीं, कुत्ते हैं कुत्ते। मैं भी आज़ादी से पहले गांधी का स्टंच सपोर्टर था और समझता था कि नॉन वायलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। लटका 200-500 आदमियों को सूली पर। अरे, इन सालों का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। पब्लिक ट्रायल। पब्लिक ट्रायल कौन करेगा डेविड साहब? मैं झल्ला जाता हूँ। इतनी देर से लगातार बकवास कर रहे हैं। वे दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। मासेज में अगर लेफ्ट फोर्सेज। वे धीरे धीरे बहुत देर तक बड़बड़ाते रहते हैं। मैं जासूसी उपन्यास के नायक को एक बार फिर गोलियों की बौछार से बचा देता हूँ। वह कहते हैं, आप भी क्या 200-250 रुपए के लिए घटिया नॉवल लिखा करते हैं? मैं मुस्कुराकर उनके प्रूफ के पुलंदे की तरफ देखता हूँ और वह चुप हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, ब्रदर, क्या हम तुम इसी तरह प्रूफ पढ़ते और जासूसी नॉवल लिखते रहेंगे? सोचो तो यार, दुनिया कितनी बड़ी है। यह हमें मालूम है
कि कितनी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, कितना आराम और सुख है, कितनी ब्यूटी है। परेशानी तो मेरे लिए है डेविड साहब, आप तो बहुत से काम कर सकते हैं। मुर्गी खाना खोल सकते हैं, बेकरी लगा सकते हैं। वह आंखें बंद करके अविश्वास मिश्रित हंसी हंसने लगते हैं और कमरे की हर ठोस चीज़ से टकराकर उनकी हंसी उनके मुंह में वापस चली जाती है। अक्सर खाने के बाद वे ऐसी ही बात छेड़ देते हैं। काम में मन नहीं लगता और वक्त बोझ लगने लगता है। जी में आता है कि लोहे की बड़ी सी रोड लेकर किसी फैशनेबल कॉलोनी में निकल जाऊं। डेविड साहब तो साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। वह फिर बोलने लगते हैं और उनके प्रिय शब्द बिच, क्रूक, नॉनसेंस, बंगलिंग, पब्लिक ट्रायल, एक्सप्लॉइटेशन, क्लास स्ट्रगल आदि बार बार सुनाई पड़ते हैं। बीच बीच में वह हिंदुस्तानी गालियाँ फर्राटे से बोलते हैं। अब क्या हो सकता है? 25 साल तक प्रूफ रीडरी के बाद अब और क्या कर सकता हूँ। सन 1948 में दिल्ली आया था। अरे साहब, डिफेंस कॉलोनी की ज़मीन 3 रुपये गज मेरे सामने बिकी है, जिसका दाम आज 400 रुपये है। निजामुद्दीन से ओखला तक जंगल था, जंगल। कोई शरीफ आदमी रहने को तैयार ही नहीं होता था। अगर उस वक्त इतना पैसा नहीं था। और आज सीनियर कैम्ब्रिज में मेरे साथ पट्टी पड़ता था। अब अगर आप उसे देख लें तो मान ही नहीं सकते कि मैं उसका क्लास फेलो और दोस्त था। गोरा चिट्टा रंग, एक क्लास सेहत, एक जीप एम्बेसडर और एक ट्रैक्टर है उसके पास। मिर्जापुर के पास फार्मिंग करवाता है। उस जमाने में 10 रुपये बीघा ज़मीन खरीदी थी उसने। मुझसे बहुत कहा था कि तुम भी ले लो डेविड भाई, 400-500 बीघा। बिल्कुल उसी के फार्म के सामने 500 बीघे का प्लाट था, एक क्लास और राइटल ज़मीन। लेकिन उस जमाने में कुछ और था। वह खिसियानी हंसी हंसी। आज उसकी आमदनी 3 लाख रुपए साल है। अपनी डेयरी, अपना मुर्गी खाना, ठाठ है सब ठाठ। डेविड साहब खुश हो गए, जैसे वह सब उन्हीं का हो। प्रूफ के पुलंदे को उठाकर एक कोने में रखते हुए बोले, मेरी तो किस्मत में इन शानदार कमरे में मिसेस डिसूजा को किराएदार होना लिखा था। मिसेस डिसूजा को 50 रुपये दो, कमरा मिल जाएगा। 25 रुपये और दो तो सुबह नाश्ता मिल जाएगा और 30 रुपये दो रात का खाना, जिसे मिसेस डिसूजा अंग्रेजी खाना कहती हैं, मिल जाएगा। मिसेस डिसूजा के कमरे में लगी तस्वीरों को, जो प्राय उनकी जवानी के दिनों की हैं, किराएदार हटा नहीं सकता। किसी तस्वीर में वह मोमबत्ती के सामने बैठी किताब पढ़ रही हैं तो किसी में अपने हाथ गोद में रखे शून्य को देखने की प्रयत्न कर रही हैं। कुछ लोगों का परिचय अंग्रेज अफसर के रूप में करवाती हैं, पर देखने में वे सब हिंदुस्तानी लगते हैं। एक चित्र मिसेस डिसूजा की लड़की का भी है, जो डेविड साहब की मेज पर रखा रहता है। लड़की वास्तव में कंटाप है। छिनालपना उसके चेहरे से ऐसा टपकता है कि अगर सामने कोई बर्तन रख दे तो दिन में 10 बार खाली करना पड़े। उसे सिर्फ देखकर अच्छे अच्छे दोनों हाथों से दबा लेते होंगे। कुछ पड़ोस वालों का यह भी कहना है कि इसी तस्वीर को देख देख कर डेविड साहब ने शादी करने और बच्चे पैदा करने की क्षमता से हाथ धो लिए हैं। मिसेस डिसूजा देसी ईसाइयों की कई लड़कियां उनके लिए खोज चुकी हैं, परंतु सब बेकार। वह तो 250 वोल्टेज ही के करंट से जल बनकर राख हो चुके थे और एक दिन तंग आकर मिसेस डिसूजा ने मोहल्ले में उनको नामर्द घोषित कर दिया और उनके सामने कपड़े बदलने लगी। सुबह का दूसरा नाम होता है जल्दी जल्दी बिना दूध की चाय के कुछ कप, रात के धोए कपड़ों पर उल्टा सीधा प्रेस, जूते पर पॉलिश और दिन भर प्रूफ करेक्ट करते रहने के लिए आँखों की मसाज। प्रूफ के पुलिंदे करेक्ट किए हुए और प्रेस से आए हुए, फिर करेक्ट किए हुए, फिर आए हुए। धम साला जोर से गाली दे मारता है। देख लो बाबू, जल्दी दे दो, बड़ा साहब कॉलम देखना मांगता है। पूरी ज़िंदगी घटिया किस्म के कागज़ पर छपा प्रूफ हो गई है, जिसे हम लगातार करेक्ट कर रहे हैं। घर से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी बस स्टॉप की तरफ दौड़ना, जैसे किसी को पकड़ना हो। हम दोनों एक ही नंबर की बस पकड़ते हैं,
रास्ते में डेविड साहब मुझसे रोज़ एक सी बातें करते हैं कि हरी सब्जियों के क्या फ़ायदा है, कि सब्जी में कितना स्टार्च होता है। अंडे और मुर्गी खाते रहो तो 80 साल की उम्र में भी लड़का पैदा कर सकते हो। बकरी और भैंस के गोश्त का सूक्ष्म अंतर उन्हें अच्छी तरह मालूम है। अंग्रेजी खाने के बारे में उनकी जानकारी अथाह है। केक में कितना मैदा होना चाहिए, कितने अंडे डाले जाएं, मेवा और जेली को कैसे मिलाया जाए, दूध कितना फेंटा जाए। केक की सिकाई के बारे में उनकी अलग धारणाएं हैं। क्रीम लगाने और केक को सजाने के उनके पास सैकड़ों फॉर्मूले हैं जिन्हें अब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। कभी कभी कहते हैं ये साले धोती बांधने वाले खाना खाना क्या जाने। ढेर सारी सब्जी ले ली, तेल में डाली और खा गए। बस खाना पकाना और खाना मुसलमान जानते हैं या अंग्रेज। अंग्रेज तो चले गए, साले मुसलमानों के पास अब भैंसों का गोश्त खा खा कर अकल मोटी करने के सिवा कोई चारा नहीं है। भैंसे का गोश्त खाओ, भैंसे की तरह अकल मोटी हो जाएगी और फिर भैंसे की तरह ही कोल्हू में पले रहो। रात घर आकर बीवी पर भैंसों की तरह पिल पड़ो। आज फिर घूम फिर कर वह अपने विषय पर आ गए। नाश्ता तो हैवी होना ही चाहिए, मैंने हामी भरी। इस बात से कोई उल्लू का पट्टा ही इनकार कर सकता है। हैवी और एनर्जेटिक। चलते चलते वह अचानक रुक गए। एक नए बनते हुए मकान को देखकर बोले, किसी ब्लैक मार्केटियर का मालूम होता है। फिर उन्होंने अकड़कर जेब से चश्मा निकाला, आंखों पर फिट करके मकान की ओर देखा। फायर हुआ जोरदार धमाके के साथ और सारा मकान अड़ अड़ धड़ाम करके गिर गया। बस एक गिलास दूध, 4 टोस्ट और मक्खन, पोरेज और 2 अंडे। उन्होंने एक लंबी सांस खींची, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। फ्रूट जूस बहुत ज़रूरी है। बिना फ्रूट जूस? वह बोले, नहीं, अगर दूध हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। पराठे और अंडे का नाश्ता कैसा रहेगा? वेरी गुड, लेकिन पराठे हल्के और नरम हों और अगर नाश्ते में केक हो, वह सपाट और फीकी हंसी हंसी। कई साल हुए मेरे दिल्ली आने के आसपास डेविड साहब ने अपनी बर्थडे पर केक बनवाया था। पहले पूरा बजट तैयार कर लिया गया था, सब खर्च जोड़कर कुल 70 रुपये होते थे। पहली तारीख को डेविड साहब मैदा, शक्कर और मेवा लेने खारी बावली गए थे। सारा सामान घर में फिर से तौला गया था। फिर अच्छे बेकर का पता लगाया गया था। डेविड साहब के कई दोस्तों ने दरियागंज के एक बेकर की तारीफ की तो वे उससे एक दिन बात करने गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2 देशों के प्रधानमंत्री गंभीर समस्याओं पर बातचीत करते हैं। डेविड साहब ने उसके सामने एक ऐसा प्रश्न रख दिया कि वह लाजवाब हो गया। अगर तुमने सारा सामान केक में न डाला और कुछ बचा लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा? इस समस्या का समाधान भी उन्होंने खुद खोज लिया। कोई ऐसा आदमी मिले जो बेकर के पास उस समय तक बैठा रहे जब तक कि केक बनकर तैयार न हो जाए। डेविड साहब को मिसेस डिसूजा ने इस काम के लिए अपने आप को कई बार ऑफर किया, मगर वास्तव में डेविड साहब को मिसेस डिसूजा पर भी एतबार नहीं था। हो सकता है बेकर और मिसेस डिसूजा मिलकर डेविड साहब को चोट दे दें। जब पूरी दिल्ली में मोतबर आदमी नहीं मिला तो डेविड साहब ने एक दिन की छुट्टी ली। मैंने इस काम में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, इसलिए उन दिनों मुझसे नाराज़ थे और पीठ पीछे उन्होंने मिसेस डिसूजा से कई बार कहा कि जानता ही नहीं है केक क्या होता है। मैं जानता था कि केक बन जाने के बाद, किसी भी रात को खाने के बाद, मुर्गी खाना खोलने वाली बात करके डेविड साहब को खुश किया जा सकता है या उनके दोस्त के बारे में बात करके उन्हें उत्साहित किया जा सकता है, जिसका मिर्ज़ापुर के पास बड़ा फार्म है और वह वहाँ कैसे रहता है। केक बर्थडे से एक दिन पहले आ गया था, अब उसे रखने की समस्या थी। मिसेस डिसूजा के घर में चूहे ज़रूरत से ज़्यादा हैं। इस आड़े वक्त में मैं उनकी मदद की। अपने टीन के बक्स में से कपड़े निकालकर तौलिए में लपेटकर मेज पर रख दिए और बक्स में केक रख दिया गया। मेरा बक्स पूरे 1 महीने घिरा रहा। हम सबको उस केक के बारे में बातचीत कर लेना बहुत अच्छा लगता है।
डेविड साहब तो उसे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं और मैं अपने वक्त को खाली कर देना कोई छोटा कारनामा नहीं समझता। उसके बाद से लेकर अब तक केक बनवाने के कई प्रोग्राम बन चुके हैं। अब डेविड साहब की शर्त यह होती है कि सब शेयर करें। ज़्यादा मूड में आते हैं तो आध खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हीं के अनुसार बचपन से उन्हें 2 चीज़ें पसंद रही हैं, जॉली और केक। जॉली की शादी किसी कैप्टन से हो गई तो वह धीरे धीरे उसे भूलते गए, पर केक अब भी पसंद है। केक के साथ कौन शादी कर सकता है, लेकिन खारी बाबली के कई चक्कर लगाने पर उन्होंने महसूस किया कि केक की भी शादी हो सकती है। फिर भी पसंद करना बंद न कर सके। दफ्तर से लौटकर आया तो सारा बदन इस तरह दर्द कर रहा था जैसे बुरी तरह से मारा गया हो। बाहरी दरवाज़ा खोलने के लिए मिसेस डिसूजा आई। वह शायद किचन में अपने खटोले पर सो रही थीं। अंदर आंगन में उनके गुप्त वस्त्र सूख रहे थे। गुप्त वस्त्र शब्द सोचकर हंसी आई। कोई अंग गुप्त ही कहाँ रह गया है। डीटीसी की बसों में चढ़ते उतरते गुप्त अंगों के भूगोल का अच्छा खासा ज्ञान हो गया है। उनकी गर्माहट, चिकनाई, खुरदरेपन, गंदेपन और लुभावनेपन के बारे में अच्छी जानकारी है। आज जल्दी चले आए मिसेज डिसूजा, गुप्त वस्त्र उतारने लगी। चाय पियोगे? मैंने अभी तक नहीं पी है। हाँ जरूर। सोचा अगर साली ने पी ली होती तो कभी न पूछती। कमरे के अंदर चला आया। पत्थर की छत के नीचे खाने की मेज है, जिसके एक पाए की जगह ईंटें लगी हैं। दूसरे पायों को टीन की पट्टियों ने से जकड़कर कीलें ठोक दी गई हैं। रस्सी, टीन, लोहा, तार और ईंटों के सहारे खड़ी मेज पहली नज़र में आदिकालीन मशीन सी लगती है। मेज के ऊपर मिसेस डिसूजा की सिलाई मशीन रखी है। खाना खाते समय मशीन को उठाकर मेज के नीचे रख दिया जाता है। खाने के बाद मशीन फिर मेज पर आ जाती है। रात में डेविड साहब इसी मेज पर बैठकर प्रूफ देखते हैं, कई गिलास पानी पीते हैं और 1 बजते बजते उठते हैं तो कमरा अकेला हो जाता है। मैं कमरे में रखी सिलाई मशीन या मेज की तरह कमरे का एक हिस्सा बन जाता हूँ। ये लो टी, ग्रीन लेबल है। मिसेस डिसूजा ने चाय की प्याली थमा दी। वह खानों के नाम अंग्रेजी में लेती हैं। रोटी को ब्रेड कहती हैं, दाल को पता नहीं क्यों उन्होंने सूप कहना शुरू कर दिया है। तरकारी को बॉइल्ड वेजिटेबल्स कहती हैं। करेलों को हॉट डिश कहती हैं। मिसेस डिसूजा थोड़ी बहुत कोरा शाही अंग्रेजी भी बोल लेती हैं, जिससे मोहल्ले के लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। मैंने टी ताजमहल ले ली। मिसेस डिसूजा आज के ज़माने की तुलना पहले ज़माने से करने लगी। उन्हें 40 साल तक पुराने दाम याद हैं। इसके बाद अपने मकान की चर्चा उनका प्रिय विषय है, जिसका सीधा मतलब हम लोगों पर रोब डालना होता है। वैसे रोब डालते वक्त यह भूल जाया करती हैं कि दोनों कमरे किराए पर उठा देने के बाद वह स्वयं किचन में सोती हैं। मैं उनकी बकवास से तंग आकर बाथरूम में चला गया। अगर डेविड साहब होते तो मज़ा आता। मिसेस डिसूजा मुँह खोलकर और आंखें फाड़कर मुर्गी पालन की बारीकियों को समझने का प्रयत्न करती। याद नहीं, सिर्फ 2000 रुपये से काम शुरू करे कोई। 400 मुर्गियों से शानदार काम चालू हो सकता है। 400 अंडे रोज़ का मतलब है कम से कम 100 रुपये रोज़। 1 महीने में 3000 रुपये और 1 साल में 36,000 रुपये। मैं तो आंटी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर करूँगा कारोबार। फ़ायदा? मैं कहता हूँ 4 साल में लखपति। फिर अंडे मुर्गी खाने का आराम अलग। रोज़ एक मुर्गी काटिए, 20 अंडों की पुडिंग बनाइए, तब यह मकान आप छोड़ दीजिएगा आंटी। यह भी कोई आदमियों के रहने लायक मकान है? फिर तो महारानी बाग या वसंत विहार में कोठी बनवाइएगा, एक गाड़ी ले लीजिएगा। तब थोड़ी देर के लिए वे दोनों वसंत विहार पहुंच जाया करते। बड़ी सी कोठी के फाटक की दाहिनी तरफ पीतल की चमचमाती हुई प्लेट पर एरिक डेविड और मिसेस डिसूजा के अक्षर इस तरह चमकते जैसे छोटा मोटा सूरज। मैं लौट कर आया तो डेविड साहब आ चुके थे। कपड़े बदल कर आंगन में बैठे वह बासु को थोक में गालियां दे रहे थे। ये साला बासु इस लायक है कि इसका पब्लिक ट्रायल किया जाए। उनकी आंखों में नफरत और
उकताहट थी। चश्मा थोड़ा नीचे खिसक गया था। उन्होंने अपनी गर्दन अकड़ाकर चश्मा चेहरे पर फिट किया। मैंने तिलक ब्रिज के सामने एक पेड़ की बड़ी सी डाल पर रस्से के सहारे वासु की लाश को झूलते हुए देखा। लहरें मारती भीड़ अताह भीड़। और कुछ ही क्षण बाद डेविड साहब को एक नन्हे से मुर्गी खाने में बंद पाया। चारों ओर जालियां लगी हुई हैं और उसके अंदर 200 मुर्गियों के साथ डेविड साहब दाना चुग रहे हैं, गर्दन डालकर पानी पी रहे हैं और अंडे दे रहे हैं। अंडों के एक ढेर पर बैठे हैं। मुर्गी खाने की जालियों से बाहर बसंत विहार साफ दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा, आप क्यों परेशान हैं डेविड साहब? छोड़िए साली नौकरी को, एक मुर्गी खाना खोल लीजिए, फिर बसंत विहार में मकान। नहीं नहीं, मैं बसंत विहार में मकान नहीं बनवा सकता। वहाँ तो वासु का मकान बन रहा है। भाई साहब, यह दावा है कि इस देश में बगैर 420 किए कोई आदमी की तरह नहीं रह सकता। आदमियों की तरह रहने के लिए आपको ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को एक्सप्लॉट करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, मैं किसी साली से कम काम करता हूँ? रोज़ 8 घंटे ड्यूटी और 2 घंटे बस के इंतज़ार में। तुम बहुत गाली बकते हो, मिसेस डिसूजा बोली। फिर क्या करूं आंटी? गाली न बकूं तो क्या यीशु से प्रार्थना करूं, जिसने कम से कम मेरे साथ बड़ा जोक किया है? छोड़िए यार डेविड साहब, और कुछ बात कीजिए। कहीं प्रूफ का काम ज़्यादा तो नहीं मिला? ठीक है, छोड़िए। दिल्ली में अभी 3 साल हुए हैं ना, कुछ जवानी भी है। अभी शायद आपने दिल्ली की चमक दमक भी नहीं देखी। क्या हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं है उसमें? कनॉट प्लेस में बहते हुए पैसों को देखा है कभी? वह हाथ चला चला कर पैसे के बहाव के बारे में बताने लगे। लाखों करोड़ों रुपए लोग उड़ा रहे हैं। औरतों के जिस्मों पर से बहता पैसा कारों की शक्ल में तैरता हुआ। वह उत्तेजित हो गए और उन्होंने जेब से चश्मा निकाला, गर्दन अकड़ाई और चश्मा आंखों पर फिट कर लिया। मुझे उकताहट होने लगी, तबीयत घबराने लगी, जैसे उमस एकदम बैठ गई हो। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोहे का सलाखोंदार कमरा मुर्गी खाना लगने लगा, जिसमें सख्त बदबू भर गई हो। मिसेस डिसूजा कई बार भविष्यवाणी कर चुकी हैं कि डेविड साहब एक दिन हम लोगों को अरेस्ट करवाएंगे, और डेविड साहब कहते हैं कि मैं उस दिन का वेलकम करूंगा। गुस्से में लगातार होंठ दबाते रहने के कारण उनका निचला होंठ काफ़ी मोटा हो गया है। चेहरे पर 3 लकीरें पड़ जाती हैं। बचपन में सुना करते थे कि माथे पर 3 लकीरें पड़ने वाला राजा होता है। कुछ ही देर में वे काफ़ी शांत हो चुके थे। खाने की मेज़ पर उन्होंने वासु की जय का नारा लगाया और 2 गिलास पानी पी गए। मिसेस डिसूजा की हॉट डिश, सूप और ब्रेड तैयार थे। करेले की सब्जी पकाना भी आर्ट है साहब। डेविड साहब ने जोर जोर से मुँह चलाया। 3 डिश के बराबर 1 डिश है, मिसेस डिसूजा ने एहसान लादा। डेविड उनकी बात अनसुनी करते हुए बोले, करेले खाने का मज़ा तो सीतापुर में आता था आंटी। कोठी के पीछे किचन गार्डन में डैडी तरह तरह की सब्जी बुआते थे। ढेर सारी प्याज के साथ इन करेलों में अगर कीमा भरकर पकाया जाए तो क्या कहना। हम लोग समझ गए कि अब डेविड साहब बचपन के किस्से सुनाएंगे। इन किस्सों के बीच नसीबन गवर्नेंस का जिक्र भी आएगा, जो केवल 1 रुपया महीना तनख्वाह पाकर भी कितनी प्रसन्न रहा करती थी, और जिसका मुख्य काम डेविड बाबा की देखभाल करना था, और जो डेविड बाबा को दीपक बाबा भी कहती रही। इसी सिलसिले में उस पिकनिक पार्टी का जिक्र आएगा, जिसमें डेविड बाबा ने जमुना के स्लोप पर गाड़ी चढ़ा दी थी। तजुर्बेकार ड्राइवर इस्माइल खां को पसीना छूट आया था। खां को डांटकर गाड़ी से उतार दिया था। सब लड़के और लड़कियां उतर गए। अंग्रेज लड़के की हिम्मत छूट गई थी, परंतु जॉली ने उतरने से इनकार कर दिया था। डेविड बाबा ने गाड़ी स्टार्ट की। 2 मिनट सोचा, गियर बदलकर एक्सीलेटर पर दबाव डाला और गाड़ी एक फर्राटे के साथ ऊपर चढ़ गई। इस्माइल खान ने ऊपर आकर डेविड बाबा के हाथ चूम लिए थे। वह बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों को गाड़ी चलाते देख चुका था, मगर डेविड बाबा ने कमाल ही कर दिया था। जॉली ने डेविड बाबा को उसी दिन किस देने का प्रॉमिस किया था। इन बातों को सुनाते समय डेविड साहब की बिटरनेस गायब हो जाती है। वह डेविड साहब नहीं, दीपक बाबा लगते हैं। हल्की सी धूल उड़ती है
और सीतापुर की सिविल लाइंस पर बनी बड़ी सी कोठी के फाटक पर 1930 की फोल्ड मुड़ जाती है। फाटक के एक खंभे पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, पीटर जे डेविड, डिप्टी कलेक्टर। कोठी की छत खपरेलों की बनी हुई है। कोठी के चारों ओर कई बीघे का कंपाउंड, पीछे आम और संतरे का बाग, दाहिनी तरफ टेनिस कोर्ट की, बाईं तरफ बड़ा सा किचन गार्डन। कोठी के ऊंचे बरामदे में बावर्दी चपरासी ऊँघता हुआ दिखाई पड़ेगा। अंदर हॉल में विक्टोरियन फर्नीचर और छत पर लटकता हुआ हाथ से खींचने वाला पंखा। दोपहर में पंखा कुली पंखा खींचते खींचते ऊँघ जाता है तो मिस्टर पीटर जे डेविड, डिप्टी कलेक्टर, अपने विलायती जूतों की ठोकरों से उसके काले बदन पर नीले रंग के फल उगा देते हैं। बाबा लोग टाई बांधकर खाने की मेज पर बैठकर चिकन सूप पीते हैं। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं और मम्मी डैडी को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। 9:30 बजे के आसपास 1930 की फोल्ट गाड़ी फिर स्टार्ट होती है। अब वह या तो क्लब चली जाती है या किसी देसी रईस की कोठी के अंदर घुसकर आधी रात को डगमगाती हुई लौटती है। मिसेस डिसूजा के मकान की छत के ऊपर से दिल्ली की रोशनियां दिखाई पड़ती हैं। सैकड़ों जंगली जानवरों की आंखें रात में चमक उठती हैं। पानी पीने के लिए नीचे आता हूँ तो डेविड साहब प्रूफ पढ़ रहे हैं। मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, कलम बंद कर देते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। आंखों में नींद भरी हुई है। वे मुझे धीरे धीरे समझाते हैं। उनके इस समझाने से मैं तंग आ गया हूँ। शुरू में तो मैं उनको उल्लू का पट्टा समझता था, परंतु बाद में पता नहीं क्यों उनकी बातें मेरे ऊपर असर करने लगीं। भाग जाओ इस शहर से, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह कॉलेज से निकलकर सीधे इस शहर में आ गया था, राजधानी को जीतने। लेकिन देख रहे हो, कुछ नहीं है इस शहर में, कुछ नहीं। मेरी बात छोड़ दो, मैं कहाँ चला जाऊँ? गाड़ के रास्ते यह शहर मेरे अंदर घुस चुका है। लेकिन कब तक कुछ नहीं होगा डेविड साहब? उस वक्त तक जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और मैं जानता हूँ तुम्हारे पास वह सब कुछ नहीं है जो लोगों को दिया जा सकता है। मैं लौटकर ऊपर आ जाता हूँ। मेरे पास क्या है देने के लिए? ऊंची कुर्सियाँ, कॉकटेल पार्टियाँ, लंबे चौड़े लॉन, अंग्रेजी में अभिवादन, सूट और टाइयाँ, लड़कियाँ, मोटरें, शॉपिंग। तब ये लोग जो तंग गलियारों में मुझसे बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, कौन है? इसके बारे में फिर सोचना पड़ेगा। और काफ़ी देर तक फिर से सोचने का साहस जुटाता हूँ, परंतु वह पीछे हटता जाता है। मैं उसकी बाहें पकड़कर आगे घसीटता हूँ, एक बिगड़े हुए खच्चर की तरह। वह अपनी रस्सी तुड़ाकर भाग निकलता है। मैं फिर पानी के लिए नीचे उतरता हूँ। अपनी मेज पर सिर रखे वह सो रहे हैं। प्रूफ का पुलिंदा सामने पड़ा है। मैं उनका कंधा पकड़कर जगा देता हूँ। अब सो जाइए, कल आपको साइड देखने जाना है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। कल वह मुर्गी खाना खोलने की साइड देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग कई साइड देख चुके हैं। डेविड साहब उठकर पानी पीते हैं, फिर अपने पलंग पर इस तरह गिर पड़ते हैं जैसे राजधानी पैरों में पड़ गए हों। मैं फिर ऊपर आकर लेट जाता हूँ। मैंने कॉलेज में इतना पढ़ा ही क्यों? इतना और उतना की बात नहीं है। मुझे कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। और अब 2 साल तक 250 रुपये की नौकरी करते हुए क्या किया जा सकता है? मैं क्यों मुस्कुराता और क्यों शांत रहा? 2 साल से दोपहर का खाना गोल करते रहने के पीछे क्या था? नीचे से भैंस के हगने की आवाज़ आती है। एक परिचित गंध फैल जाती है, उस अर्थ परिचित कस्बे की गंध जिसे मैं अपना घर समझता हूँ, जहाँ मुझे बहुत ही कम लोग जानते हैं। उस छोटे से स्टेशन पर यदि मैं उतरूँ तो गाड़ी चली जाने के बाद कई लोग मुझे घूर कर देखेंगे और इक्का दुक्का इक्के वाले भी मुझसे बात करते डरेंगे। उनका डर दूर करने के लिए मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा, अर्थात अपने पिता का परिचय देना पड़ेगा। तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और वे मुझे इक्के पर बैठने के लिए कहेंगे। इस मिनट इक्का चलता रहेगा तो सारी बस्ती समाप्त हो जाएगी। उस पार खेत है, जिनका सीधा मतलब है उस पार गरीबी है। वे गरीबी के अभ्यस्त हैं। पुलिस उनके लिए सर्वशक्तिमान है
और अपनी हर होशियारी में वे काफ़ी मूर्ख हैं। ऊपर आसमान में पालम की ओर जाने वाली हवाई जहाज की संयत आवाज़ सुनाई पड़ती है। नीचे सड़क पर बालू वाले ट्रक गुजर रहे हैं। लदी हुई बालू के ऊपर मजदूर सो रहे हैं, जो कभी कभी किसान बन जाने का स्वप्न देख लेते हैं। अपने गांव की बात करते हैं, अपने खेतों की बात करते हैं, जो कभी उनके थे। ट्रक तेजी से चलता हुआ ओखला मोड़ में मथुरा रोड पर मुड़ जाएगा। फ्रेंड्स कॉलोनी और आश्रम होता हुआ राजदूत होटल के सामने से गुजरेगा, जहां रात भर कैबरे और रेस्टोरेंट के विज्ञापन नियॉन लाइट में जलते बुझते रहते हैं। उसी के सामने फुटपाथ पर बहुत से दुबले पतले काले और सूखे आदमी सोते हुए मिलेंगे, जिनकी नींद ट्रक की कर्कश आवाज़ से भी नहीं खुलती। ऊपर तेज बल्ब की रोशनी में उनके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं अक्सर हैरान रहता हूँ कि वे इस चौड़े फुटपाथ पर छत क्यों नहीं डाल लेते। उसके चारों ओर कच्ची ही सही दीवार तो उठाई जा सकती है। इन सब बातों पर सरसरी निगाह डाली जाए, जैसे कि हमारी आदत है, तो इनका कोई महत्व नहीं है। बेवकूफ़ी और भावुकता से भरी बातें। परंतु यदि कोई ऊपर से कीड़े की तरह फुटपाथ पर टपक पड़े तो उसकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। दिन इस तरह गुजरते हैं जैसे कोई लंगड़ा आदमी चलता है। अब इस महानगरी में अपने बहुत साधारण और असहाय होने का भाव सब कुछ करवा लेता है, और अपमान जो इस महानगर में लोग तफरीहन कर देते हैं अब उतने बुरे नहीं लगते जितने पहले लगते थे। ऑफिस में अधिकारी की मेज पर तिवारी का सुअर की तरह गंदा मुंह है, जो एक ही समय में पक्का समाजवादी भी है और प्रो अमेरिकन भी। उसके तंग बुशर्ट में से झांकता हुआ हराम की कमाई का पला तंदुरुस्त जिस्म, और उसकी समाजवादी लेखनी जो हर दूसरी पंक्ति केवल इसलिए काट देती है कि वह दूसरे की लिखी हुई है। उसका रोब-दाब गंभीर हंसी, षड्यंत्र भरी मुस्कान, और उसकी मेज के सामने उसके साम्राज्य में बैठे हुए 4 निरीह प्राणी जो कलम घिसने के अलावा और कुछ नहीं जानते। उन लोगों के चेहरे की टाइपराइटरों की खड़खड़ाहट, इन सब चीज़ों को मुट्ठी में दबाकर क्रश कर देने को जी चाहता है। भूख भी कम वक्त लगती है, जो इस जैसे सारे शहर का खाना खाकर ही ख़त्म होगी। शुरू में पेट गड़गड़ाता है। यदि डेविड साहब होते तो बात यहीं पे झटक लेते। जी नहीं, भूख जब जोर से लगती है तो ऐसा लगता है जैसे बिल्लियाँ लड़ रही हों। फिर पेट में हल्का सा दर्द शुरू होता है, जो शुरू में मीठा लगता है, फिर दर्द तेज हो जाता है। उस समय यदि आप 3-4 गिलास पानी पी लें तो पेट कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा और आप 1-2 घंटा कोई भी काम कर सकते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद वह अवश्य सलाह देंगे कि इस महानगरी में भूखों मरने से अच्छा है कि मैं लौट जाऊं। लेकिन यहाँ से निकलकर वहाँ जाने का मतलब है एक गरीबी और भुखमरी से निकलकर दूसरी भुखमरी में फंस जाना। इसी तरह की बहुत सारी बातें एक साथ दिमाग में कबड्डी खेलती रहती हैं। तंग आकर ऐसे मौके पर डेविड साहब से पूछता हूँ, ग्रेटर कैलाश की मार्केट चल रहे हैं? वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा तैयार हो जाऊँ। मैं जानता हूँ उनके तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं बड़े प्रेम से जूते पॉलिश करता हूँ। एक मैला कपड़ा लेकर जूते की घिसाई करता हूँ। जूते में अपनी शक्ल देख सकता हूँ। टिप टॉप होकर डेविड साहब से पूछता हूँ, तैयार हैं? हम दोनों बस स्टॉप की तरफ जाते हुए एक दूसरे के जूते देखकर उत्साहित होते हैं। एक अजीब तरह का साहस आ जाता है। ग्रेटर कैलाश की मार्केट की हर दुकान का नाम हमें ज़बानी याद है। बस से उतरकर हम पेशाब खाने में जाकर अपने बाल ठीक करते हैं। वह मेरी ओर देखते हैं, मैं फर्नीचर की ओर देखता हूँ। 2 जोड़ा चमचमाते जूते बरामदे में घूमते हैं। मैं फर्नीचर की दुकान के सामने रुक जाता हूँ, थोड़ी देर तक देखता रहता हूँ। डेविड साहब अंदर चलने के लिए कहते हैं और मैं सारा साहस बटोर कर अंदर घुस जाता हूँ। यहाँ के लोग बड़े सभ्य हैं, एक वाक्य में 2 बार सर बोलते हैं। चमकदार जूते दुकान के अंदर टहलते हैं। डेविड साहब यहाँ कमाल की अंग्रेजी बोलते हैं, कंधे उचकाकर और आंखें निकालकर चीज़ों को इस प्रकार देखते हैं जैसे भी काफ़ी घटिया हों।
मैं ऐसे मौक़ों पर उनसे प्रभावित होकर उन्हीं की तरह बिहेव करने की कोशिश करता हूँ। कन्फेक्शनरी की दुकान के सामने वह बहुत देर तक रुकते हैं। शो विंडो में सब कुछ सजा हुआ है। पहली बार में भ्रम हो सकता है कि सारा सामान दिखावटी है, मिट्टी का, परंतु निश्चय ही ऐसा नहीं है। जल्दी चलिए, साला देखकर मुस्कुरा रहा है। कौन? डेविड साहब पूछते हैं। मैं आँख से दुकान के अंदर इशारा करता हूँ और वह अचानक दुकान के अंदर घुस जाते हैं। मैं हिचकिचाहट के साथ बरामदे में आगे बढ़ जाता हूँ। पकड़े गए बेटा, बड़े लाट साहब की औलाद बने फिरते हैं। उनकी जेब में 10 पैसे के बस का टिकट और कुल 800 पैसे निकले हैं। सारे लोग हंस रहे हैं। डेविड साहब ने चमचमाता जूता उतारकर हाथ में पकड़ा और दुकान से भागे। मैं साहस करके दुकान के अंदर जाता हूँ। डेविड साहब दुकानदार से बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं और वह बेचारा घबरा रहा है। मैं खुश होता हूँ। ले साले, कर दिया ना डेविड साहब ने डंडा। बड़ा मुस्कुरा रहे थे। डेविड साहब अंग्रेजी में उससे ऐसा केक मांग रहे हैं जिसका नाम उसके बाप दादा परदादा ने भी कभी न सुना होगा। बाहर निकलकर डेविड साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रोज की तरह खाने की मेज पर यहाँ से वहाँ तक विलायती खाने सजे हुए हैं। मिसेस डिसूजा का मूड कुछ ऑफ है। कारण केवल इतना है कि मैं इस महीने की पहली तारीख को पैसा नहीं दे पाया हूँ। एक आध दिन मुँह फूला रहेगा, फिर भी महंगाई की किस्से सुनाने लगेंगी। चीज़ों की बढ़ती कीमतें सुनते हम लोग तंग आ जाएंगे। बात करने के लिए कुछ ज़रूरी था और चुप टूटती नहीं लग रही थी तो मिसेस डिसूजा ने पूछा, आज तुम डिफेंस कॉलोनी जाने वाले थे? नहीं जा सकता, डेविड साहब ने मुँह उठाकर कहा। अब तुम्हारा सामान कैसे आएगा? मिसेस डिसूजा बड़बड़ाई। बेचारी कैथी ने कितनी मोहब्बत से भेजा है। मोहब्बत से भिजवाया है आंटी? डेविड साहब चौंके। आंटी, उसका हस्बैंड 2000 रुपये कमाते हैं। कैथी एक दिन बाजार गई होगी, 125 रुपये की एक घड़ी और 2 कमीजें खरीद ली होंगी और डीनू के साथ दिल्ली भिजवा दी। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? मगर तुम उन्हें जाकर ले तो आओ। डीनू उस सामान को यहाँ ला सकता है। डीनू का डिफेंस कॉलोनी में अपना मकान है, कार है। डेविड साहब का बचपन का दोस्त है। वह उस शिकार पार्टी में भी था जिसमें हाथी पर बैठकर डेविड साहब ने फ्लाइंग शॉट में 4 गाजें गिरा दी थीं। डिफेंस कॉलोनी से यहाँ आना दूर पड़ेगा और वह बिजी आदमी है। मैं बिजी प्रूफ रीडर नहीं हूँ। वह हंसे। और वह तो अपनी कार से आ सकता है, जबकि मुझे 2 बसें बदलनी पड़ेंगी। वह दाल चावल इस तरह खा रहे हैं जैसे केक की याद में हस्तमैथुन कर रहे हों। जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना ख़त्म होने पर कुछ देर के लिए महफिल जम गई। मिसेस डिसूजा पता नहीं कहाँ से उस बड़े जमींदार का जिक्र ले बैठी जो जवानी के दिनों में उन पर दिलोजान से आशिक था और उनके अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दिन पता लगाता हुआ दिल्ली के उनके घर आया था। वह पहला दिन था जब इस मकान के सामने सेकंड हैंड इन्वेस्टर खड़ी हुई थी और डेविड साहब को किचन में सोना पड़ा था। उस जमींदार का जिक्र डेविड साहब को बड़ा भाता है। मैं तो फ़ौरन उस जमींदार की जगह अपने आप को फिट करके स्थिति का पूरा मज़ा उठाने लगता हूँ। कुछ देर बाद इधर उधर घूम घाम कर बात फिर खानों पर आ गई। डेविड साहब सेवई पकाने की तरकीब बताने लगे। फिर सबने अपने अपने प्रिय खानों के बारे में बात की। सबसे ज़्यादा डेविड साहब बोले। खाने की बात समाप्त हुई तो मैंने धीरे से कहा, यार डेविड साहब, इस गांव में कोई लड़की ऐसी नज़र पड़ जाती है कि पाँव कांपने लगते हैं। कैसी थी मुझे बताओ? सिद्धू की बहू होगी या? बस डेविड, तुम लड़कियों की बात न किया करो। मैंने कितनी खूबसूरत लड़कियों से तुम्हारा एंगेजमेंट तय किया था। क्या खूबसूरती की बात करती हैं आंटी? अगर जॉली को आपने देखा होता। जॉली? खैर, उसको तो मैंने नहीं देखा। तुमने अगर मेरी लड़की को देखा होता। उनकी आंखें डबडबाईं, मगर वह हज। कुछ देर बाद बोली, अगर अब वह होती तो एक दिन ना देखना पड़ता। मैं उसकी शादी किसी मिलिट्री अफसर से कर देती। उससे तो कोई भी शादी कर सकता था। कुछ ठहर कर डेविड साहब से बोली, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते डेविड? मैं शादी कैसे कर लूँ आंटी?
₹275.21 से एक पेट नहीं भरता। एक और लड़की की जान लेने से क्या फ़ायदा। मेरी ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, मगर मैं यह नहीं चाहता कि अपने पीछे एक गरीब औरत और 2-3 प्रूफ रीडर छोड़कर मर जाऊं, जो दिन रात मशीनों के कान फाड़ देने वाली आवाज़ में बैठकर आंखें फोड़ा करें। वह कुछ रुके, यही बात मैं इनसे कहता हूँ। उन्होंने मेरी ओर संकेत किया। इस आदमी के पास गांव में थोड़ी सी ज़मीन है, जहाँ गेहूं और धान की फसल होती है। इसको चाहिए कि अपने खेत के पास एक कच्चा घर बना ले, उसके सामने एक छप्पर डाल ले, बस उस पर लौकी के बेल चढ़ानी पड़ेगी। देहात में आराम से एक भैंस पाली जा सकती है। कुछ दिनों बाद मुर्गी खाना खोल सकते हैं। खाने और रहने की फिक्र नहीं रह जाएगी। ठाठ से काम करे और खाए। उसके बाद आप वहाँ आइएगा तो केक बनाया जाइए, बहुत से अंडे मिलाकर। मैंने मजाक किया। दीपक बाबा हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की सी मासूम हंसी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।